या हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम शैलेंद्र रावत और मैं आज आपके लिए शुरू करने वाला हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि हम जान चुके हैं, सबसे पहले तुम एक टर्म की बात करते हो, डिफ्यूजन। तुमने ये टर्म सुना हुआ है कहीं, डिफ्यूजन? मुझे बताओ, तुमने ये टर्म कहा, क्या होता है डिफ्यूजन? सर घुलना। नहीं, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। पहले तो तुम समझो, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग। Sir, डिफ्यूजन इज exchange of gases and liquid from higher concentration to lower लोअर concentration. कंसंट्रेशन। वेरी गुड। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और लिक्विड्स। अब गैसेस और लिक्विड्स का मिलना, गैसेस या लिक्विड के मिलने को तुम क्या बोलते हो? डिफ्यूजन। डेफिनेटली जब डिफ्यूजन होगा, दैट विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के बीच में होगा। और कब तक होगा? जब तक इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, दोनों जगह की कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मिक्सिंग को तुम डिफ्यूजन बोलोगे। अब एक और टर्म यहाँ पे इसी से मिलता जुलता आता है, इफ्यूजन। डिफ्यूजन से ही मिलता जुलता एक टर्म तुमने सुना होगा, इफ्यूजन 11th में जब तुम गैसियस स्टेट पढ़ते हो। तो एक्चुअली इफ्यूजन इज पैसेज थ्रू स्मॉल होल, passage of gas or liquid, gas or liquid through orifice या होल। एक छोटे से अपर्चर से, एक छोटे से अपर्चर से लिक्विड या गैस के निकलने को, एक छोटे से होल में से लिक्विड या गैस के निकलने को तुम इफ्यूजन बोलते हो। तो डिफ्यूजन क्या है? सबसे पहले तुमको समझना है, डिफ्यूजन एक फिनोमिना है जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मिक्सिंग होती है। अब तुम यहां देखो, जैसे कि अगर तुम इस डिफ्यूजन को देखो, तो डिफ्यूजन एक्चुअली इज अ मिक्सिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी तुम लिक्विड या गैस को मिलाओगे तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। अगर मैं तुमको ऐसे डिफ्यूजन बोलूं, तुम एक पानी का कंटेनर लो बिल्कुल, और उसमें एक ड्रॉप इंक की डाल दो। पानी का कंटेनर लो, उसमें एक इंडिगो की ड्रॉप डाल दो, इंक डाल दो, कहीं भी छोटी सी कलर की ड्रॉपलेट डाल दो। धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा। तो जब ये धीरे धीरे कलर्ड होगा, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हुआ, इंटरमिक्सिंग हुई। जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुई तब तक ये आपस में मिलती रहे। तो सॉल्यूशन के अंदर या गैस के अंदर भी तुम्हें ये देखने के लिए मिलता है। गैस के लिए तुमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा, वो यहां पर हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे। डिफ्यूजन हमेशा एक ही तरह से होगा, मतलब हाई से लो, जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं तब तक होता रहेगा। अब एक और टर्म यहां पर आती है जिसको हमें पढ़ना है, वो टर्म है तुम्हारी ऑस्मोसिस। अच्छा, कोई बता ऑस्मोसिस क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली ऑस्मोसिस इज? कोई मुझे बताएगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है? बता फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो फिर ये तो डिफ्यूजन भी यही हुआ। फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है? सर एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये। कहां से? सर हायर टू लोअर कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को नहीं, आप नहीं सब कुछ कोई सिलेक्टिव इलेक्टिव नहीं है। वो डायलिसिस पर, वो भी आधा अधूरा, तुम गलत समझा। देखो, सबसे पहले ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किया था एबनॉलेट। तो तुमको एक सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। एबनॉलेट ने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था और इसके लिए नोबेल प्राइज वान हॉफ को मिला था। इसके लॉज दिए थे।
फर्स्ट टाइम यूज्ड ऑस्मोसिस, उसने सबसे पहले ऑस्मोसिस वर्ड को यूज किया। ऑस्मोस का मतलब होता है टू पुश। सर ग्रीक ये लैंग्वेज, लिक्विड में होता है सर। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होगा, बायोलॉजिकली होगा, केमिस्ट्री के कुछ प्रोसेस होंगे। अब तुम बता दो ना, सिर्फ लिक्विड। ऑस्मोसिस इज नॉट पॉसिबल इन, नॉट इन गैसेस, नॉट इन गैसेस। ऑस्मोसिस जो है वो गैसेस के अंदर नहीं होना है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो गैसेस के अंदर नहीं होगा। ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ऑस्मोसिस इज spontaneous movement of solvent particle, of solvent particle only। सिर्फ किसके पार्टिकल का मूवमेंट है? ऑस्मोसिस इज a spontaneous movement of solvent particle only and not of solute, not of solute। तो तुम डिफ्यूजन देख रहे थे जिसमें जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मेनली ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। अब जब तुम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हो तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब देखो बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। किससे बिल्कुल उल्टा हुआ ये? डिफ्यूजन। कब होगा तुमको अब ध्यान रखना है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये एक तरफा मूवमेंट है, एक तरफा मूवमेंट है सॉल्वेंट के पार्टिकल का सोल्यूशन की तरफ, एक मेम्ब्रेन को यूज करके, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन को तुम बोलते हो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि क्या होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस in which there is one-sided movement of solvent particle from lower concentration to higher। और या दूसरे शब्दों में तुम यहां बोलोगे फ्रॉम, या दूसरे शब्दों में तुम यहां बोलोगे, तुम यहां जब दूसरे शब्दों में बात करोगे तो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। अब देखो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, तुम दूसरे शब्दों में बोलोगे सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, या दो अलग अलग सोल्यूशन। तुम दोनों के साथ ऑस्मोसिस करा सकते हो, तुम दोनों के साथ ऑस्मोसिस को करा सकते हो। तुम यहां देखो, तुमने एक सिस्टम लिया जिसमें एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ तुम्हारा सोल्यूशन। यहां देखो, एक तरफ तुम्हारा सॉल्वेंट है तो ये वाटर है, प्योर वाटर, दिस इज योर प्योर वाटर, ये तुम्हारा प्योर वाटर है। इस तरफ तुमने शुगर सोल्यूशन लिया, इस तरफ तुम्हारा कौन सा सोल्यूशन है? शुगर का सोल्यूशन है। बीच में ये जो लगी हुई है ये है तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर से जो तुम्हारी लगी हुई है वो है तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो एक तरफा मूवमेंट है ये सिर्फ एक तरफा है, दोनों तरफ नहीं होगा। देखो एक ही तरफ का मूवमेंट है। ये जो वन साइडेड मूवमेंट है सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, इसे तुम बोलते हो ऑस्मोसिस। या तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे दो अलग अलग, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो। तो ये एक सिस्टम लिया, बीच में तुमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई। अब इधर पे तुमने सोल्यूशन वन लिया, इधर पर कोई एक सोल्यूशन लिया, इधर पर कोई दूसरा सोल्यूशन है। तुमने यहाँ दो अलग अलग सोल्यूशन लिए, एक है तुम्हारा सॉल्यूशन वन और एक है सोल्यूशन टू, एक है सोल्यूशन वन और एक है सोल्यूशन। तो जो पहला सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है C1, जो दूसरा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है C2। अब C1 इज लेस देन C2, इसका मतलब वन वाला डाइल्यूट है और टू वाला जो है वो कंसंट्रेटेड। वन वाला डाइल्यूट है, टू वाला कंसंट्रेट। यहाँ पे सोल्यूशन दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। नमक का पानी हो सकता है दोनों तरफ, दोनों तरफ शक्कर का पानी, दोनों तरफ यूरिया का पानी, दोनों तरफ ग्लूकोज का पानी, दोनों तरफ
फ्रक्टोज का सोल्यूशन, या एक तरफ यूरिया एक तरफ ग्लूकोज, एक तरफ यूरिया एक तरफ एनएसएल, दो अलग अलग सोल्यूशन। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, अब देखो यहां से यहां पे पानी का मूवमेंट होगा, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है यहाँ पे? सॉल्वेंट का मूवमेंट है, और सॉल्यूट का नहीं है। सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं आएंगे। मतलब अगर इस दूसरे चैम्बर में शक्कर का पानी है तो शक्कर के पार्टिकल नहीं आएंगे, उसमें जो पानी में शक्कर घुली वो पानी निकलेगा। तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर ये स्पॉन्टेनियस है, तुमको मैं पिछली 2-3 क्लास से बता रहा हूं ये स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? नेगेटिव। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस है मतलब वो अपने आप हो रही है। अच्छा मुझे तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो धीरे होगी या वो तेज होगी? मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है क्या वो स्लो होगा या वो फास्ट होगा? कोई आंसर देना चाहेगा तुम में से? धीरे होगा। हाँ, धीरे। नहीं, वो धीरे भी हो सकता है, वो तेज भी हो सकता है, बस अपने आप हो रहा है। धीरे तेज से कोई मतलब नहीं है, वो धीरे भी हो सकता है, वो फास्ट भी हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी स्लो और फास्ट। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो स्लो और फास्ट दोनों हो सकते हैं। तो अब सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ ये मूवमेंट हुआ। अब ऑस्मोसिस से डेल्टा जी नेगेटिव है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ऑस्मोसिस इंक्रीजेस एंट्रोपी, ऑस्मोसिस इंक्रीजेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नो ऑस्मोसिस। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब अगर तुम यहां देखो क्यों ऑस्मोसिस होता है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्मोसिस? द मेन कॉज ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। कॉज ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। दो रीजन की कंसंट्रेशन में अंतर है। यहां देखो, पहले और दूसरे में यहां पर अंतर है। इधर पे तो जीरो कंसंट्रेशन है, इधर पहले वाले में जीरो और दूसरे वाले में कुछ कंसंट्रेशन है। जब तुम यहां पर 1 और 2 ले रहे हो तो 1 डाइल्यूट है और 2 कंसंट्रेट है। 1 डाइल्यूट है और 2 कंसंट्रेट। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, देयरफॉर डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। अब दो रीजन का वेपर प्रेशर अलग अलग है। इधर का वेपर प्रेशर है पी नॉट, इधर का वेपर प्रेशर है पीएस। डेफिनेटली पी नॉट जो है वो पीएस से बड़ा होगा, पी नॉट जो है वो पीएस से बड़ा होगा। इधर पर तुम बोलोगे वेपर प्रेशर पीएस पर, इधर तुम बोलोगे पीएस2। तो PS1 इज मोर देन PS2। रिलेटिव लोअरिंग तुमने पढ़ा है, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड उतना कम वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड उतना कम वेपर प्रेशर। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उस सी पे। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके पोर्स का साइज कुछ इस तरह से होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से पास कर सकते हैं और सॉल्यूट का कोई भी पार्टिकल नहीं होगा। there will be one-sided movement of there will be a one-sided movement of solvent particle from dilute to concentrate or solvent to solution। तुमको दो चीजें रखनी है, from dilute to concentrate। अब लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? डाइल्यूट। कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेट ही। तो वो डाइल्यूट से लेस डाइल्यूट से, या मोर डाइल्यूट से लेस डाइल्यूट की तरफ, लेस कंसंट्रेट से मोर कंसंट्रेट की तरफ, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट के पार्टिकल का एक तरफा जो मूवमेंट है उसे तुम बोलोगे ऑस्मोसिस। जो ये एक तरफा मूवमेंट है इससे तुम क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को तुम बोलोगे ऑस्मोसिस। अब देखो, तुम्हारा ऑस्मोसिस दो तरह का होगा, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब इनसाइड, किसी ऑब्जेक्ट जिसको तुम देख रहे हो उसमें अंदर की तरफ ऑस्मोसिस होगा तो तुम बोलोगे एंडोऑस्मोसिस। अगर उसमें से बाहर की तरफ होगा तो तुम बोलोगे एक्सोऑस्मोसिस।
अब अगर तुम यहां पर देखो ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर इन वाटर, अगर तुम अंगूर को पानी में, या तुम्हारा कच्चा आम होता है, तुम पना बनाते हो, आम का पना बनाते हो, तो मैंगो, अनराइप मैंगो, बिना पका मैंगो इन वाटर, अगर मैंगो इन वाटर है तो पानी अंदर जाएगा, ये ग्रेप्स या मैंगो है, दे विल स्वेल्स अप, ये जो ग्रेप्स या मैंगो है ये स्वेल्स अप होंगे, दे विल स्वेल अप, इनका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि इनमें अंदर पानी का मूवमेंट हुआ। अब अगर तुम ये ग्रेप्स को, ये जो तुम्हारे अंगूर है, ग्रेप्स इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, किसी भी चीज का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये जो तुम्हारे ग्रेप्स है, दिस इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जो तुम्हारे ग्रेप्स है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हो, या तुम्हारा मैंगो जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या वाटर, दे विल श्रिंक, जब पानी बाहर निकलेगा तो इस केस में दे विल श्रिंक। अब किसी ऑब्जेक्ट में अंदर या बाहर ऑस्मोसिस हो, किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अंदर या बाहर ऑस्मोसिस हो, तो तुम उसे बोलोगे एक्सो ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस। जब किसी ऑब्जेक्ट में, तो अब तुम ऑस्मोसिस में देखो कि कहां पर ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोसिस की पहली कंडीशन है दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन या एक सोल्यूशन और एक सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक दूसरे से अलग अलग। देयर when there is no semi permeable membrane then there will be diffusion, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन होगा, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन होगा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और कंसंट्रेशन अलग अलग है तो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस हम लेकिन डिफ्यूजन में उल्टा होगा ना? डिफ्यूजन में उल्टा, डिफ्यूजन की बात ही नहीं करें, डिफ्यूजन गैस में भी है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी, डिफ्यूजन से उल्टा है, डिफ्यूजन में सब मिलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब मिलते हैं कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता। अब देखो अगर मैं इसी बात को तुम्हें समझाऊं, तुमने फेरिक क्लोराइड, जब तुम फेरिक क्लोराइड एक्वस में के KCN को डालते हो तो तुम्हें मिलता है K4FeCN6, तुम्हें मिलता है K4FeCN6 और KCN। अब जब तुम इस K4FeCN6 में, जब तुम इस K4FeCN6 में फेरिक क्लोराइड मिलाते हो, ये दोनों सोल्यूशन में, जब तुम इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाते हो तो तुम्हें मिलता है FeCN6 होल थ्राइस, ये है तुम्हारा टर्नबुल ब्लू कलर का सोल्यूशन। दिस इज योर प्रूशियन ब्लू, दिस इज नॉट टर्नबुल ब्लू, दिस इज योर चमकीला नीला, दिस इज प्रूशियन ब्लू। जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सा कलर का सोल्यूशन मिला? प्रूशियन ब्लू। यहां पर एक प्रूशियन ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला। मतलब तुम इस ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे कि जब एक्सिस ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू KCN, when axis of ferric chloride is added to KCN, there will be a formation of a blue color complex known as Prussian blue। मतलब अब अगर मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं, तुम लोग ध्यान से देखो, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तुम्हें आंसर देना है। यहां पर एक कंटेनर को मैंने लिया, बीच में मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, इस कंटेनर में बीच में यहां पर क्या लगा दिया है मैंने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस तरफ मैंने यहां देखो फेरिक क्लोराइड लिया है, दूसरी तरफ मैंने यहां पर यहां पे लिया है KCN या K4FeCN6, दूसरे में मैंने यहां लिया K4FeCN6, एक तरफ फेरिक क्लोराइड, दूसरी तरफ K4FeCN6। जो फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल, और जो K4FeCN6 का सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोल।
0.001 मोलार। अब मैं यहां पर एक जगह मार्किंग कर रहा हूं, तुम ध्यान से देखो, इसमें ये पॉइंट है x, इधर पे पॉइंट है y, यहां पर कहीं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे पॉइंट z। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मार्क करे, तुमको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है y और एक पॉइंट है z। वेयर डज ब्लू कलर फर्स्ट अपीयर? मैंने तुमको पूछा कि पहली बार ब्लू कलर कहां पर आएगा। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी y, ऑप्शन सी z, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये एक इंफॉर्मेशन थी, यहां से मैंने एक क्वेश्चन मिलाया कि फेरिक क्लोराइड K4FeCl6 के साथ मिलके एक चमकीले नीले रंग का कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को तुम प्रूशियन ब्लू बोलते हो। तो यहां पर एक तरफ तुमने लिया है 0.1, एक तरफ लिया तुमने 0.001 डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ K4FeCl6। अब कहां पे ब्लू कलर होगा, जल्दी बताओ, सबसे पहले ब्लू कलर कहां पे दिखेगा? Where does the blue color first appear in this experiment? सत्येंद्र सोलंकी आंसर दीजिए। खुशी श्रीवास्तव जी आंसर दीजिए। सर HeCl3। नहीं, यहाँ पे पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक्स पे दिखेगा, वाई पे दिखेगा या जेड पे दिखेगा? सर Y पे। सत्येंद्र बोलता है वाई पे। अच्छा शिवम आप आंसर दो। शिवम y पे। वाई पे। चित्रलेखा मुखर्जी आप आंसर देंगे? वाई पे। वाई पे। देखो मेरा आंसर है, शैलेंद्र रावत सर का आंसर है डी, कहीं नहीं है। देखो कलर तब मिलेगा जब ये रिएक्शन होगी, कलर तब बनेगा जब दूसरे नंबर का रिएक्शन होगा। अब ऑस्मोसिस होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में ऑस्मोसिस होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट। ऑस्मोसिस कहां होगा? डाइल्यूट से कंसंट्रेट। तो ऑस्मोसिस, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर, किसका मूवमेंट होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर। जब ऑस्मोसिस होगा तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नॉट ऑफ आयंस। ये जो आयंस हैं, ये जो पोटेशियम आयन है, ये जो फेरोसाइनाइड आयन है, इनका कहीं मूवमेंट नहीं होगा, तो देयरफॉर नो रिएक्शन। अब जब आयंस नहीं जाएंगे, ये सिर्फ क्या जा रहा है यहां से यहां पे सिर्फ क्या आ रहा है? वाटर, देयरफॉर नो रिएक्शन। अब रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो फेरिक क्लोराइड है, राइट हैंड साइड पे K4FeCl6 है, तो K4FeCl6 तो राइट में ही रहेगा, फेरिक क्लोराइड जो है वो लेफ्ट में ही रहेगा, सिर्फ पानी का मूवमेंट होगा। तो मैं तुमसे ऐसा बोलूं, मेरे पास यहां पर एक कप है, ये मेरे पास एक कप है जो मैं तुमको दिखा रहा हूं, इस कप में मैं एक पानी डाल दूं तो क्या पानी नीला हो जाएगा? अगर ये तो यही हुआ ना, यहां से वाटर का मूवमेंट हुआ, नो रिएक्शन, देयरफॉर नो ब्लू कलर, नो ब्लू कलर। अगर रिएक्शन होता तो कलर आता। अब ब्लू कलर कहीं भी नहीं आएगा जब तक ऑस्मोसिस, जब तक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में है, जब तक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में, तब तक ब्लू कलर कहीं नहीं आना है। जब तक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में, तब तक ब्लू कलर सोल्यूशन में कहीं भी नहीं आएगा। तो अब तुम यहां पे देख रहे हो, अगर तुमने दो अलग अलग सोल्यूशन लिए तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस इज अ यूनिलैटरल, वन साइडेड movement of solvent particle from dilute solution to concentrate। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी जो तुम ऊपर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। पोटेशियम आयन, फेरोसाइनाइड आयन या फेरिक क्लोराइड, ये सब आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं अगली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ वन साइडेड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो। देखो अब वो मेम्ब्रेन आपकी अलग अलग तरह से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग मेम्ब्रेन को बनाते हो। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज a membrane through which only solvent particle migrate।
एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन हो, एंड नॉट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑफ सॉल्यूट। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन, जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन हो। अब जो तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो दो तरह की होगी। कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुम्हारी दो तरह की होगी, एक होगी नेचुरल जो तुम्हें नेचर में मिलेगी, और दूसरी होगी तुम्हारी आर्टिफिशियल, जो कि तुम लैब में बनाओगे। तो जो तुम अंडा देखते हो, देखो तुम अंडे के ऊपर एक हार्ड शैल लगा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। अगर तुम अंडे को फोड़ते हो, अंदर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली जिसको तुम बोलते हो, अंदर एक स्किन बनी हुई है, स्किन राउंड, देखो स्किन राउंड वाइट ऑफ एन एग, राउंड वाइट ऑफ एन एग। अंडे के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनी हुई है, वो तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड आरबीसी, अब अगर तुमने सेल वेल कुछ 10th में पढ़े या बायो में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड आरबीसी, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, या अब तुम देखो सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, या जब मैं बात कर रहा था ऊपर कि अंगूर को तुमने पानी में डाल दिया या मैंगो को तुमने पानी में डाल दिया, तो ग्रेप की जो स्किन है, वो किसकी तरह काम करती है? जो ग्रेप की स्किन है सेमी परमेबल, किसकी तरह काम करती है? ग्रेप स्किन एक्ट्स एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ग्रेप की स्किन है वो किसकी तरह काम करेगी? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो ऐसी स्किन जिससे से सॉल्वेंट हो। अब जो आर्टिफिशियल स्किन होती है, अब आर्टिफिशियल जो लेयर बनाते हो, लेयर ऑफ फिनॉल। अब देखो तुमने बोला लेयर ऑफ फिनॉल, अगर फिनॉल की लेयर को तुम वायर गॉस पे डिपॉजिट कर दो तो वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर जाएगी। सेल्यूलोज सपोर्टेड ओवर पैलेडियम, पैलेडियम पे जब तुम सेल्यूलोज को लगा दोगे, सेल्यूलोज को तुम वायर गॉस पे लगा दो, तुम सेल्यूलोज को कहां लगा दो? सेल्यूलोज को तुमने वायर गॉस पे लगा दिया, वायर के गॉस पे लगा दिया, तो ये तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर जाएगा। ये तुम्हारा क्या कर जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तुम ये जो Cu2Fe इस कॉम्प्लेक्स को जब तुम अर्दन क्ले पे डिपॉजिट करते हो, अर्दन क्ले पे मटके के ऊपर लगाते हो, तो ये तुम्हारी किसकी तरह काम कर जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखो मेम्ब्रेन तुम्हारी दो तरह की है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुम्हारी दो तरह की है, नेचुरल है और एक है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वो है जो नेचर में मिलती है। तो नेचर के एग्जांपल तुम देखा, पिग्स ब्लैडर, पत्ता गोभी का पत्ता, अंगूर का छिलका, मैंगो की स्किन, मैंगो का छिलका, ये सब किसकी तरह काम करते हैं? ये सब की सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। ये सारी की सारी जो लेयर्स है ये सब किसकी तरह काम करती हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। अब ऑस्मोसिस, अब देखो ऑस्मोसिस के कारण, अब ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस, due to osmosis is osmotic pressure। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को तुम बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको अब केमिस्ट्री में तुम पाई लेटर से चैप्टर में दिखाते हो। Pressure developed due to osmosis is termed as a osmotic pressure। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देखो, अलग अलग डेफिनेशन होंगी। ऑस्मोटिक प्रेशर की अलग अलग डेफिनेशन देखो। हमेशा ऑस्मोसिस कहां से होगा? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। अब देखो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है?
ऑस्मोसिस डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ होता है। यहां पर तुमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं। यहां पर तुमने दो अलग अलग सोल्यूशन को फिल करके रखा हुआ है, यहां पर तुमने दो अलग अलग सोल्यूशन को फिल करके रखा हुआ है। यहां देखो, यहां तुम्हारे दो अलग अलग सोल्यूशन भरे हुए हैं। ये C1 है, ये C2 है, और C1 जो है वो C2 से कम है, तो ऑस्मोसिस तुम्हारा यहां से ये होगा। अब जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल या माइग्रेट करे तो ये एक वर्टिकल कॉलम पे, ये इमेज नहीं, ये एक लिक्विड का वर्टिकल कॉलम है। एक वर्टिकल कॉलम पे लगने वाला जो प्रेशर है उसे तुम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा H इंटू डी इंटू जी। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होता है कि जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल के मूवमेंट के कारण एक इमेजिनरी वर्टिकल कॉलम पे जो प्रेशर लगेगा, इस लिक्विड के मूवमेंट के कारण जो प्रेशर लगेगा वो कहलाएगा तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा पाई एच डी जी के बराबर होगा। वो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा पाई एच डी जी के बराबर होगा। अब डेफिनेशन 2 देखो, अब एक ही चीज, ऑस्मोसिस के कारण प्रेशर लगता है। अब तुम यहां पर देख रहे हो कि तुमने दो चीजों को यहां पे सेपरेट किया है। तुमने यहां दो चीजों को सेपरेट किया है एक दूसरे से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तुमने दो चीजों को एक दूसरे से सेपरेट किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो देखो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन है C1, तुम्हारी राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन है C2। सर अब हाँ बोलो भाई। सर ये खुशी कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन रिवाइज टू आवर यूट्यूब चैनल, नो प्रॉब्लम। चलो अब तुम यहाँ देखो, दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, C1 है और यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 है। इधर पे कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अब ऑस्मोसिस जा रहा है यहां से, तुमको यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑस्मोसिस जा रहा है तुम्हारा यहां से यहां। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तुम इधर पे प्रेशर लगा दो। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तुमने बाहर से पी एक्सटर्नल लगाया, मिनिमम पी एक्सटर्नल अप्लाइड जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। तुम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन, किस तरह पे लगाओगे तुम इस प्रेशर, सोल्यूशन की तरफ या जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी तरफ। तो ये जो बाहर से तुमने प्रेशर लगाया है ये प्रेशर तुम्हारा अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। ये जो प्रेशर है ये तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। ये जो देखो, अब तुमने देखो यहां पर दो अलग अलग लिक्विड को लगा दिया। देखो एक तरफ तुमने प्योर सॉल्वेंट है, देखो मैं से एक एक्सपेरिमेंट से, ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है 1 में, 2 में तुम्हारा सोल्यूशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है। तो अब ऑस्मोसिस कहां से कहां हो रहा है, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। ये तुम्हारा ऑस्मोसिस चल रहा है। अब अगर तुम इस तरफ प्रेशर लगा दो, देखो तुम यहाँ पे देख रहे हो, अगर तुमने इस तरफ प्रेशर लगा दिया, यहां पर तुमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और जस्ट तुमने ऑस्मोसिस को रोक दिया। तुमने 2 वाली साइड में प्रेशर लगाया और तुमने जस्ट ऑस्मोसिस को रोक दिया। पहले ऑस्मोसिस 1 से 2 में हो रहा था, पहले ऑस्मोसिस 1 से 2 में हो रहा था, तुमने 2 पे बाहर से प्रेशर लगाया तुम देखते गए, और वो प्रेशर लगाने पे जहां ऑस्मोसिस रुक जाता है, वो प्रेशर लगाने पे जहां पर ऑस्मोसिस रुक जाता है उस प्रेशर को तुम बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर तुम्हारा होगा, ये जो बाहर से लगाया वो तुमने प्रेशर है,
ये प्रेशर तुम्हारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वही HDG के बराबर होगा। थर्ड डेफिनेशन होगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ टू। अब तुम यहां देखो, ये जो प्रेशर है ये तुमने बोला P1, यहां का जो प्रेशर है वो P2, तो P1 जो है वो P2 से बड़ा है, P1 जो है वो P2 से बड़ा है, तो इनके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर, इनके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर जो प्रेशर तुम अप्लाई करोगे, जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, जिससे ऑस्मोसिस जस्ट रुक जाए, उस मेथड को, उस प्रेशर को तुम क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तुम्हें यहां से क्या ध्यान रखना है? ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूशन की तरफ जाने पे जो प्रेशर लगता है ना, उस प्रेशर को तुम क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर मैंने तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर की 3 डेफिनेशन दी। अब हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हारे घर में आरओ लगा होता है, तुमने नाम सुना तुम्हारे घर में आरओ लगा हुआ, वाटर प्यूरिफायर। तो तुम्हारे घर में जो आरओ सिस्टम लगा, आरओ सिस्टम लगा है, तो उसमें 2 चीजें हैं, एक डिसइंफेक्टेंट लगा हुआ है, एक डिसइंफेक्टेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं व्हाट एक्चुअली इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, पहले तुम यहां देख लो। अब अगर तुमने यहां पे देखा कि तुमने 2 चीजों को लिया है, तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको 2 डायग्राम दिख रहे हैं। पहले वाले केस में हो रहा है ऑस्मोसिस, एक तरफ तुमने लिया है प्योर वाटर, दूसरी तरफ तुमने लिया है सोल्यूशन। ये है नंबर 1 जिसमें तुमने लिया है प्योर वाटर, ये है नंबर 2 जिसमें लिया है तुमने सोल्यूशन। तो पहले वाले में अपने आप स्पॉन्टेनियस, अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप ऑस्मोसिस हो रहा है। तो पानी के पार्टिकल का मूवमेंट, पानी के पार्टिकल का मूवमेंट 1 से 2 की तरफ हुआ, पानी के पार्टिकल का मूवमेंट 1 से 2 की तरफ हुआ। अब तुमने बाहर से, यहां से तुमने P एक्सटर्नल को लगाया, अभी तुम देख रहे थे कि वो प्रेशर जिसे लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाता है वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये P एक्सटर्नल मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अब बाहर का प्रेशर जो है वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब देखो इसी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बाहर का प्रेशर अब, तो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू P एक्सटर्नल। अब जब तक P एक्सटर्नल पाई से ज्यादा है तब तक तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे ही तुम प्रेशर को हटा दो तो ये वापस ऑस्मोसिस में चला जाएगा। तो ऑस्मोसिस का उल्टा, अब डिफ्यूजन, अब जब भी मैंने तुमको शुरू में बताया डिफ्यूजन, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड, डिफ्यूजन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को तुम बदल सकते हो। डिफ्यूजन के डायरेक्शन को नहीं बदल सकते, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को तुम बदल सकते हो। तो ऑस्मोसिस का उल्टा, पर कब? जब बाहर से तुम प्रेशर लगाते हो। ऑस्मोसिस का उल्टा जब तुम बाहर से प्रेशर लगाते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, इस रिवर्स ऑस्मोसिस की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से ड्रिंकिंग वाटर को बनाना, समुद्र के पानी से ड्रिंकिंग वाटर को बनाना। इस तरफ तुम अब सी वाटर ले लो, देखो ये जो तुम्हारा 2 है, 2 में तुम समुद्र का पानी ले लो, 1 में तुम कौन सा पानी लो? प्योर वाटर। तो समुद्र के पानी से तुम प्योर वाटर, बिना नमक का पानी, बिना सैलाइन वाटर को बनाना, ये कहलाएगा तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस। और फिर इसी चीज को तुमने अपने घर में आरओ प्लांट के अंदर भी यूज किया है, इसी चीज को तुमने आगे आरओ प्लांट में भी यूज किया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिनके सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना है, बर्केले और हार्टले मेथड।
मैं यहाँ पे किसी भी मेथड को नहीं बताने वाला हूं क्योंकि इनके वर्किंग और ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। बर्केले एंड हार्टली मेथड किसको नापता है? ये सिर्फ ऑस्मोटिक, रिवर्स नहीं, सिंपल ऑस्मोसिस। डी वैरीज मेथड, डी वैरीज मेथड, डी वैरीज मेथड साइंटिस्ट का नाम है, कुछ होता होगा, हमें भी इसमें नहीं जाना। पैफर्स मेथड, PFEFFERS, पैफर्स मेथड, ये भी किसी साइंटिस्ट ने एक सेटअप किया, इसके बारे में भी हमें नहीं जानना है। मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, ऑस्मोसिस का एक और मेथड है तुम्हारा मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, टाउनेट्स मेथड एक और मेथड है। यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, इनके बारे में हमें नहीं जानना है। सिर्फ ये नाम होते हैं जिनसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके तुम ऑस्मोसिस को, ऑस्मोसिस के प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को नापते हो। अब लॉज ऑफ ऑस्मोसिस देखो, लॉज ऑफ ऑस्मोसिस, लॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ये लॉज दिए थे वॉन्टहॉफ ने, ये लॉज दिए थे वॉन्टहॉफ ने। ऑस्मोटिक शब्द का, ऑस्मोसिस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? एबनॉलिट। और लॉज ये जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला है, जिनके बारे में बताया, वो साइंटिस्ट था वॉन्टहॉफ। तो वॉन्टहॉफ ने बोला कि सॉल्यूशन जो है वो गैस की तरह, सॉल्यूशन बिहेव लाइक गैस। उसने ऐसा माना कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो गैस की तरह बिहेव करता है। ऐसा किसने माना? वॉन्टहॉफ। तो अब इसके नाम पे लॉज बने, वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ, वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ। देखो, अब अकेला बॉयल्स लॉ होता है तो वो गैस के लिए है, अकेला बॉयल्स लॉ होता है तो वो गैस के लिए। वॉन्टहॉफ चार्ल्स लॉ, वॉन्टहॉफ चार्ल्स लॉ और वॉन्टहॉफ एवोगैड्रो लॉ। जो गैस के लॉ थे वही लॉज अब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए या ऑस्मोसिस के लिए लगेंगे। ऐसा किसने बोला? ऐसा वॉन्टहॉफ ने बोला। तो उसने जो लॉ दिए, उसने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन, इसमें दो चीजें कांस्टेंट होंगी, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। अगर सेम कंसंट्रेशन और सेम टेम्परेचर के लिए जैसे जैसे तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। चार्ल्स लॉ, पाई V is directly up, Gay-Lussac Charles law, V is directly proportional to T, pi is directly proportional to number of moles of solute। अब अगर सॉल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट है तो मैंने यहां पर एक और चीज जोड़ दी, वॉन्टहॉफ फैक्टर। मैंने यहां पर एक और चीज जोड़ दी, वॉन्टहॉफ फैक्टर। अब जब तुम इन सब लॉस को कंबाइन करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स का इक्वेशन याद करो जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, PV इज इक्वल टू N1 RT। ये बन गया तुम्हारा P की जगह तुमने यहाँ पे क्या लिखा? पाई। पाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का मतलब हुआ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब मैंने यहाँ पे एक और फैक्टर जोड़ दिया, I1। तो तुम यहां से देख रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तुम यहां से देखते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब तुमने इनको जोड़ा तो तुम्हारा ये जो लॉ है, ये जो लॉ है ये बन गया PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। अब तुम अगर यहां से एक और चीज देखो, यहां से तुम एक और चीज को देखो, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू N1 अपॉन V RT I1। N1 अपॉन V होता है मोलारिटी, N1 अपॉन V होता है मोलारिटी। और तुम थोड़ी देर के लिए मोलारिटी को यहाँ पे C लिख दे रहे हो। अब तुमने मोलारिटी को M लिखने के बदले C, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये हो गया पाई इज इक्वल टू C, कंसंट्रेशन RT I1। I1 क्या है? वैंटॉफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने जोड़ा, तुम्हारी किताब में तुमको I1 नहीं दिखेगा, पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो इसलिए। तो ये देखो, ये सारे इक्वेशन एक से हैं,
ये जो सारे के सारे इक्वेशन तुम यहाँ देख रहे हो, ये सब एक जैसे इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन से तुम्हें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, एक इक्वेशन से तुम्हें न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज, यहां से तुमने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ध्यान रखना कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CI1, concentration of solution multiplied by want of factor, concentration of solution multiplied by want of factor, concentration of solution multiplied by want। अब तुमको यहां पे ध्यान रखना है, अगर तुमने पाई को एटमॉस्फेयर में नापा, वॉल्यूम को लीटर में, जो बच्चों से गलती न्यूमेरिकल में होती है, तो तुम्हें यहाँ आर की वैल्यू को लिखना होगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। अब जो चीज तुमने फिजिक्स में पढ़ी हुई है, देखो जो चीज तुमने गैस में पढ़ी है वो सब यहां लगा दो, जो जो तुमको आता है वो तुम यहाँ पे लगा दो, जो तुमको आता है सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करो। अब डाइल्यूशन करो, देखो अब तुम यहाँ देखो ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अब मैंने बोला कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन, अगर तुम एक सोल्यूशन को ड्यूरिंग डाइल्यूशन, अगर तुम डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन में क्या होगा, पाई1 V1 इज इक्वल टू पाई P1 अपॉन V1। देखो डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, P1 अपॉन V1। यहां पे तुम बना लो ड्यूरिंग डाइल्यूशन पाई1 इंटू C2 इज इक्वल टू पाई2 इंटू C1। तो क्योंकि ये इक्वेशन दिख रहा है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो तुम जब इक्वेशन लगाओगे तो पाई1 C1 या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से तुम समझो, पहले तुम इसको ऐसा लिख लो, पहले तुम इसे लिख लो, जब तुम डाइल्यूट करोगे तो पाई1 V1 इज इक्वल टू पाई2 V2, एक पाई1 V1 इज इक्वल टू पाई2 V2 डाइल्यूशन। अब अगर तुम दो अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दो, अब अगर तुम दो अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स कर दो ऑन मिक्सिंग, अब अगर तुमने बोला कि भाई मैं दो सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, अब तुम दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, अब तुम दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1 V1 और उसकी कंसंट्रेशन है C1, और उसकी कंसंट्रेशन है C1 मतलब उसकी वॉल्यूम N1 मोल्स है और उसके अंदर V1 वॉल्यूम है। दूसरा सोल्यूशन है पाई2 V2 कंसंट्रेशन C2, या तुम बोलोगे N2 V2, और दोनों का टेम्परेचर अभी सेम रखना है या अलग अलग। अपन ने मान लिया सेम टेम्परेचर, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो तुमने यहाँ पे बोला सेम टेम्परेचर पे। अब जब तुमने यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे बोला तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज, osmotic pressure of mixture is N1, N1 तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है PV इज इक्वल टू nRT। तुम इसे लिख लोगे, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक मिनट आ जाने दो स्क्रीन को, यहां देखो, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है P इज इक्वल टू N1 अपॉन VRT I1, यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां लिखोगे तुम N1 VI1 प्लस N2 I2 अपॉन V1 प्लस V2 RT। जब तुम दो सॉल्यूशन को मिलाओगे, जब तुम दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो उस मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर तुम इससे निकाल सकते हो, इस पे भी तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे, तुम उस मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर इससे निकाल सकते हो। अब एक और कंडीशन है, तुम्हारे पास एक जगह पे सोल्यूशन 1 है और एक जगह पे सोल्यूशन 2 है,
और दोनों को तुमने सेम टेम्परेचर पे अलग अलग जगह पे वाटर के साथ रखा, दोनों को तुमने अलग अलग जगह पे वाटर के साथ रखा और तुम उनका ऑस्मोटिक प्रेशर को नाप लिया। अब देखो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आया π2। दो अलग अलग सोल्यूशन है, दो अलग अलग जगह पे सोल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग। अब यहां से तीन चीजें हो सकती हैं, तुमको यहां समझना है, यहां से तीन चीजें होंगी। π1 इज इक्वल टू तुम्हारा π2 हो, या π1 इज ग्रेटर देन π2 हो, या π1 इज लेस देन π2। भाई दो सोल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो वो कहलाएंगे आइसोटोनिक। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वो कहलाएंगे आइसोटोनिक। इस केस में तुम बोलोगे वन इज हाइपरटोनिक विथ टू, वन इज हाइपरटोनिक विथ टू, या तुम बोलोगे टू इज हाइपोटोनिक विथ वन। यहां पर तुम क्या बोलो, वन इज हाइपो, हाइपो मतलब लेस, हाइपोटोनिक विथ टू। तुम यहां से कंडीशन देखो, जब तुम्हारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन हैं तो तीन पॉसिबिलिटी दुनिया में हो सकती है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, पहले वाले का दूसरे से ज्यादा हो, पहले वाले का दूसरे से कम हो। अब अगर ये आइसोटोनिक है तो यहां पर होगा C1 I1 इज इक्वल टू C2 I2। अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, तुम जब P इज इक्वल टू CRT लिखते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां पर आएगा C1 I1 इज ग्रेटर देन C2 I2। अब इस वाले में आ जाएगा C1 I1 इज लेस देन C2 I2। अब देखो, दो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक हैं, दो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक हैं, उनमें नो ऑस्मोसिस। अगर दो सोल्यूशन आइसोटोनिक हैं या उनको आपस में रखते हो तो उनमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब ऑस्मोसिस कहां से होता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेट। इस वाले केस में ऑस्मोसिस होगा 1 से 2 की तरफ। अब देखो ऑस्मोसिस, अब तुमको यहां से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझाऊंगा मैं। अब इस वाले में डाइल्यूट कहां से होगा, नहीं इस वाले में क्या होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट इस तरफ आए। प्लीज करेक्शन करना, देखो इस वाले में ऑस्मोसिस किस तरफ हो रहा है, तो इस वाले में ऑस्मोसिस हो रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेट, और इस वाले में ऑस्मोसिस हो रहा है इधर। तो ऑस्मोसिस तभी होता है जब दो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग हो। देखो तुम अब यहां से एक चीज समझ लो, दो सोल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक। क्या कहलाएंगे, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो तुम उनको क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बोलोगे, तुम उनको कौन सा सोल्यूशन बोलोगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। जिसका प्रेशर ज्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस डाइल्यूट से कंसंट्रेट किसकी तरफ होता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेट। किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का, डाइल्यूट से कंसंट्रेट। अब हाइपो से, अब हमेशा हाइपो से हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। दूसरे शब्दों में तुमने बोला हाइपोटोनिक से कहां पे जाता है, हाइपरटोनिक पे। तो ये हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। अब हाई वेपर प्रेशर, या तुम बोलोगे हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएगा। हाई वेपर प्रेशर से ये लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अगर दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, अगर दो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वो आइसोटोनिक होंगे। अब अगर देखो
यहां पर जो तुमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, अगर तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर तुम्हारी एसपीएम एब्सोल्यूट है, अगर तुम्हारी एसपीएम एब्सोल्यूट है, मतलब वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल वाली पूरी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रहती, कई बार ये एब्सोल्यूट है, तो तुम इन्हें आइसो ऑस्मोटिक भी बोलोगे। तब तुम इनको आइसो ऑस्मोटिक भी बोलोगे। तो आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक एक ही चीज है, आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक एक ही है, बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अंतर है। बस यहाँ पे किस चीज का अंतर है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब तुम देखो, जो तुम्हारा आरबीसी है, जो तुम्हारे आरबीसी हैं, एक फैक्ट देखना, रेड ब्लड कार्पुस्कुलर सेल्स, जो तुम्हारे आरबीसी हैं इज आइसोटोनिक। मैथ्स वाले से ध्यान से समझिएगा, आरबीसी इज आइसोटोनिक विथ 0.91%, 0.91% वेट वॉल्यूम और 0.16 नॉर्मल NaCl। ये एक फैक्ट ध्यान रखना है। आरबीसी एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आरबीसी इज आइसोटोनिक विथ दिस कंसंट्रेशन। इस नमक के पानी की कंसंट्रेशन से आइसोटोनिक होती हैं। जो तुम्हारे रेड ब्लड कार्पुस्कुलर्स हैं वो इस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होते हैं। अब अगर इसके साथ आइसोटोनिक हैं तो आरबीसी, व्हेन आरबीसी, अब तो अपने आरबीसी को कहां पे रख दो? इन अबव सॉल्यूशन। अब अगर तुमने अपने आरबीसी को इस सॉल्यूशन में रख दिया, अब तुमने आरबीसी को इस सॉल्यूशन में रख दिया, नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो दो सॉल्यूशन जिनका क्या चीज बराबर हो? C1I1, दोनों जगह का C1I1 कंसंट्रेशन और वेंटो फैक्टर का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो उनके बीच में कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब तुमने अपने आरबीसी को, अब तुम यहां देखो, अब तुमने अपने आरबीसी को आरबीसी इन, अब देखो फिर अपन क्या कर सकते हैं, तुम आरबीसी को क्या करोगे? RBC is placed in hypotonic solution। अब हाइपोटोनिक मतलब कम कंसंट्रेशन, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.91%, जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.91% और 0.16 नॉर्मल NaCl से कम है। अब इस केस में क्या होगा? अब जब तुमने आरबीसी को इससे कम कंसंट्रेशन किस उसमें रखा तो तुम्हारा होगा एंडोऑस्मोसिस। अब देखो, देन एंडोऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस किसके अंदर हो गया? जब तुमने अपने आरबीसी को इसमें रखा तो तुम्हारा ऑस्मोसिस अब आरबीसी के अंदर हो गया। अब तुम्हारा ऑस्मोसिस क्या हुआ? आरबीसी के अंदर हो गया। देखो, जब तुमने आइसोटोनिक में रखा तो कोई ऑस्मोसिस नहीं है, जब तुमने आइसोटोनिक में रखा तो अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हुआ। ये सोल्यूशन, तो बाहर के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन किससे कम है? 0.91% NaCl वेट वॉल्यूम सोल्यूशन से। अब ये जब अंदर आया तो सेल विल स्वेल्स अप। अब पानी अंदर घुस रहा है, अब पानी अंदर घुस रहा है और इस पे प्रेशर लगा रहा है। सेल विल स्वेल्स अप एंड एक्सपीरियंस टर्जर। अब देखो, इस पे एक प्रेशर लग रहा है जिसे तुम बोलते हो टर्जर। अब यहां पर एक प्रेशर लग रहा है जिस प्रेशर को तुम बोल रहे हो टर्जर, और ये फाइनली बर्स्ट हो जाएगा। अब अगर ये अंदर जाता गया तो सेल विल बर्स्ट। ये जो सेल की बर्स्टिंग है, तुम्हें ये टर्म ध्यान रखना है, ये जो तुम्हारा सेल बर्स्ट हुआ इसे तुम बोलते हो हेमोलिसिस। इसे बायोलॉजी में तुम बोलते हो हेमोलिसिस। अब
अगर ये कंसंट्रेटेड, बाहर का सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है, 0.91% NaCl सोल्यूशन से ज्यादा है, तो इस केस में एक्सोऑस्मोसिस, कौन सा ऑस्मोसिस हुआ? एक्सोऑस्मोसिस। इस केस में तुम्हारा कौन सा ऑस्मोसिस हुआ? एक्सोऑस्मोसिस। मतलब बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, इस केस में बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। अब एक्सोऑस्मोसिस हुआ, सेल विल श्रिंक, इस केस में सेल जो है वो श्रिंक होगा। वही जो तुमने संतरे के साथ, अंगूर के साथ, या अंडे के साथ, या तुमने मैंगो के साथ किया, वही अब तुम्हारे सेल के साथ हो रहा है। पर ये चीज अब टेक्निकली कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, या तुम इसे बायो में क्रीनेशन बोलती हो, प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन। तो आरबीसी को जब तुम अपने आरबीसी को अलग अलग सोल्यूशन में रखते हो, तो वहां पर तुम्हारा आरबीसी जो है, वो क्रीनेशन, इसे तुम क्या बोलते हो? क्रीनेशन। ये टर्म है तुम्हारी क्रीनेशन या प्लाज्मोलाइसिस। तो व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन, अब जब तुम्हारा आरबीसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है तो श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने पे अंदर जो प्रेशर लगेगा वो टर्जर होगा वाटर के मूवमेंट से और बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने वाले को तुम बोलोगे हेमोलिसिस। ये जो बर्स्ट होने वाली स्कीम है, इसे तुम क्या बोलते हो? इसे तुम बोलते हो हेमोलिसिस। अब देखो, जो पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, अब तुमको एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस बताता हूं। देखो, तो अब ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल को देखो। जो लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को डॉक्टर क्या चीज रेस्ट्रिक्ट करता है? NaCl, नमक। वो बोलता है भाई नमक कम खाना, क्योंकि अगर तुम नमक का कंजम्पशन करोगे तो तुम्हारी बॉडी के फ्लूइड में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे तुम्हारा ऑस्मोसिस हो जाएगा, और उस ऑस्मोसिस से सेल के अंदर पानी जाएगा, बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायलिसिस, अब एक और चीज देखो, डायलिसिस। तो डायलिसिस में देखो क्या होता है डायलिसिस की स्कीम में? तो डायलिसिस में सैलोफेन की मेम्ब्रेन यूज करती हो। डायलिसिस में तुम सैलोफेन मेम्ब्रेन लगाती हो। दिस इज सिमिलर टू दिस डायलिसिस इज सिमिलर टू ऑस्मोसिस। डायलिसिस इज सिमिलर टू ऑस्मोसिस, पर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चले जाते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मूव। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ मूव। अब तुमको ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट जाता है, डायलिसिस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। डायलिसिस यूज होता है जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, आर्टिफिशियल किडनी। बाहर जब तुम किसी पेशेंट के ब्लड को प्यूरिफाई करोगे, तो वो डायलिसिस है। अब तुम देखो, जब तुम्हारा गला खराब होता है, अभी मौसम ऐसा चल रहा है जहां तुम्हारा गला खराब हो सकता है, तो डॉक्टर तुमको बोलता है तुम नमक के पानी के गार्गल करो, चाय में तुम नमक डाल के पियो। तो देखो, जब तुम्हारा गला खराब होता है तो तुम्हारे थ्रोट में वाटर का कंजम्पशन हो जाता है, एक स्वेलिंग आ जाती है और उससे तुम्हें दर्द होता है। जैसे तुम गार्गल करते हो या तुम नमक की चाय पीते हो, ऑस्मोसिस होता है, जो फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट हुआ वो बाहर निकल जाता है, और फिर ये चीज क्या हो जाएगी? ऑस्मोसिस। अब देखो, अगर तुम एक पेड़ के पास एक कोई पेड़ लो, और एक पेड़ के पास अगर तुम खाद डाल दो, एक प्लांट है, अगर उसके पास तुम एक्सेस में फर्टिलाइजर को डाल दो, तो क्या होगा? प्लांट के अंदर जो लिक्विड है वो डाइल्यूट हो गया, और फर्टिलाइजर के बाहर जो सॉइल में फर्टिलाइजर है वो कंसंट्रेट हो गई। अब प्लांट के अंदर से वाटर, अब मैं तुम्हें बहुत माइल्ड लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैं बायो की लैंग्वेज में नहीं समझा रहा। प्लांट के अंदर से वाटर का मूवमेंट हुआ, तो तुम बोल रहे हो प्लांट को एक तरह से डिहाइड्रेशन, ऐसा कुछ बायो में टर्म नहीं होता, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। और इससे तुम्हारा जो प्लांट है
वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिसे तुम बोलोगे विल्टिंग। ये टेक्निक तुम्हारी विल्टिंग कहलाती है। तो देखो, तुम्हें याद आएगा एक पुरानी स्टोरी, चाणक्य का तुमने नाम सुना होगा, आचार्य चाणक्य। वो बोलते थे अगर किसी पेड़ को, उनके पेड़ पैर में एक बार बबूल का कांटा चुभ गया, तो उस कांटे के लिए उन्होंने बबूल के पेड़ के पास मठा, बटर मिल्क, छाछ को डाला। तो उन्होंने करा क्या, फर्टिलाइजर की जगह उन्होंने ये बटर मिल्क को डाला। बटर मिल्क कंसंट्रेट थी, बबूल के पेड़ से ऑस्मोसिस हुआ और वो पेड़ तुम्हारा विल्टिंग के कारण सूख गया। तो तुम देख रहे हो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये जितने भी तुम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो, ये तुम्हारे कौन से एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है तुम्हारे बायोलॉजी के। अब तुम अपने केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल देखो, वर्किंग ऑफ सिलिका गार्डन। तुमने नाम सुना है सिलिका गार्डन? सिलिका गार्डन या केमिकल गार्डन, सिलिका गार्डन या केमिकल गार्डन। तो देखो, सिलिका गार्डन बनता है वाटर ग्लास से, Na2SiO3.5H2O। तुम इसके सोल्यूशन में ट्रांजिशन मेटल के कलर्ड प्रेसिपिटेट को ऐड कर देते हो। तुम इसके सोल्यूशन में क्या करते हो, ट्रांजिशन मेटल के प्रेसिपिटेट को डाल देते हो। इसके फ्रेश सोल्यूशन में तुम ट्रांजिशन मेटल के प्रेसिपिटेट को डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना के डाला या कलर्ड सॉल्ट को डाला, तो ऑस्मोसिस के कारण, ड्यू टू ऑस्मोसिस तुम ट्रांजिशन मेटल के कलर्ड सॉल्ट लोगे ना, इनका प्रेसिपिटेट ना लेके क्या करोगे, तुम इनके कलर्ड सॉल्ट लोगे, ट्रांजिशन मेटल के कलर्ड सॉल्ट, और इसका तुमने फ्रेश सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया। ऑस्मोसिस से प्रेसिपिटेट टूटेगा, ब्रेक होगा, और उसके अंदर ऐसे फिगर बनेंगे जैसे पेड़ उगे हुए हैं। जब ऑस्मोसिस होगा तो ये फ्रेश प्रेसिपिटेट का लेयर, जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी, वो फटेगी और अंदर रंग बिरंगे फिगर बनेंगे, जिसे तुम बोलते हो सिलिका गार्डन या केमिकल गार्डन। तो वर्किंग ऑफ सिलिका गार्डन और केमिकल गार्डन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। अब देखो, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, पहले तुम एक बार इनको ट्राई कर लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बिल्कुल एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे पूरे। ये जो 30 क्वेश्चन हैं, मतलब इतने आसान और एक कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन हो ही नहीं सकते भाई। देखो, एक ही कंसेप्ट पे बेस 30 क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, दो सोल्यूशन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू सोल्यूशन, यहां पे तुम्हारे पास दो सोल्यूशन है, 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml। तो सोल्यूशन ए की मोलारिटी 6 ग्राम यूरिया अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 100। तो ये देखो, ये 1000 से पूरा 1000 कैंसिल हो, ये आ गया 1 मोलार। अब सोल्यूशन बी देखो तुम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन बी जो कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड 6 ग्राम, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, यूरिया होता है NH2CONH2। यूरिया का भी मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, एसिटिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। ये आ गया 60 इंटू 1000 अपॉन 100, ये आ गया 1 मोलर। अब पहला पार्ट, आर दे इक्विमोलर? अगर दोनों की मोलारिटी बराबर है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यस, दे आर इक्विमोलर, दोनों की मोलारिटी बराबर है। आर दे आइसोटोनिक? अब वो पूछ रहा है कि क्या ये सोल्यूशन आइसोटोनिक है। अब वो यहां पर तुमसे पूछ रहा है क्या ये दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है। अब तुम यहां देखो, तुमको यहां पर यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर होता है 1 और एसिटिक एसिड का वेंट ऑफ फैक्टर होता है
1 प्लस अल्फा। एसिटिक एसिड का वेंट ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा। अगर कुछ नहीं दिया तो तुम मान लो अल्फा 1 है, तो आप देखो C1I1 या M1, इसको तुम बोल रहे हो C1, इसको तुम बोल रहे हो C2। कंसंट्रेशन को तुमने यहाँ पे C और उसे मोलारिटी लिखा। C1I1 इज नॉट इक्वल टू C2I2, therefore pi1 is not equal to pi2, therefore non isotonic। अब तुम यहां देखो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, डेफिनेटली एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसलिए कॉल। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो एसिटिक एसिड के लिए तुम लिखोगे C1 1 इंटू 1 प्लस अल्फा, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1 है तो इसके लिए आ जाएगा 1 इंटू 1। अब अल्फा की कोई भी वैल्यू हो तो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, अब एसिटिक एसिड का सोल्यूशन इज नॉन आइसोटोनिक विद यूरिया सोल्यूशन। अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो एसिटिक एसिड, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, दोनों की वॉल्यूम बराबर है, पर दोनों के वेंट ऑफ फैक्टर बराबर नहीं है। अगर तुमको चेक करना है कि सोल्यूशन आइसोटोनिक है या नहीं, तो तुमको देखना होगा कि C1I1 शुड बी इक्वल टू C2I2, C1I1 शुड बी इक्वल टू C2I2, C1I1 जो है वो C2I2 के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तुमने लगाया पाई इज इक्वल टू CRTI1, C डेसीमोलार, डेसीमोलार का मतलब हुआ 0.1, डेसीमोलार का मतलब हुआ 0.1 मोलार। ये क्वेश्चन में दिया है आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 303। अब जब कोई सॉल्यूट नहीं दिया तो तुम वेंट ऑफ फैक्टर को 1, तो ये आ जाएगा 2.488 atm, 2.488 atm। यू कैलकुलेटेड द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सोल्यूशन। अब देखो at what temperature will 5% solution of glucose, at what temperature 5% solution of glucose develop osmotic pressure 7। यहां देखो 7 atm। तुमको कुछ नहीं करना, तुमने लिखा PV is equal to N1 RT/I1, फिर तुमने इसको ऐसे लिखा PV is equal to W1 by M1 RT/I1। जो तुमको आता है बस तुम वैसे लिखो। एट व्हाट, तो ये दिया है तुम्हें 7, 5% सोल्यूशन, 5% सोल्यूशन का मतलब हुआ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये ना ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml। अब तुम 100 ml को यहां पे लीटर में, तो यहां तुम लिखोगे 10 to the power -3। वॉल्यूम को लीटर, कितना ग्राम ग्लूकोज 5/180, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर तुमको निकालना और वेंट ऑफ फैक्टर 1 होगा। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नीदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, वेंट ऑफ फैक्टर 1। तो अब तुम इससे टेम्परेचर निकालोगे, वो टेम्परेचर केल्विन में आएगा, उसको यहाँ पे आंसर सेंटीग्रेड में निकाला हुआ है। अब इसी तरह से अगर तुम यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखो, सब एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन कठिन बनना ही नहीं है। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर इज दिस, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब एक एक करके तुम ये 30 तक क्वेश्चन को ट्राई करोगे। तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, तुम ये डीपीपी तुम्हारी ऐप में डली हुई होगी, अभी क्लास के जस्ट बाद इसे शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लो और एक एक करके, अगर तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो मेरी ये थ्योरी किसी काम की नहीं है। देखो मैंने जो भी थ्योरी पढ़ाई है वो इन्हीं न्यूमेरिकल के आसपास है। अब अगर तुम 21st क्वेश्चन उठा लो, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। 2 ग्राम ऑफ शुगर, तो तुमने क्या करा, PV इज इक्वल टू N1 RT/I1, 2 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 50 ml, तो ये 50 इंटू 10 to the power -3 पाई शुगर 2, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342, आर की वैल्यू 0.0821, 298, वेंट ऑफ फैक्टर 1, बस ये रख दो, तुम्हारा आंसर आ गया 2.86 atm, 2.86 atm। अब देखो इसमें सबसे अच्छा एक क्वेश्चन दिया है जिसमें
तुम्हें सब कुछ निकालना है। तुम कुछ करो या नहीं करो, तुम्हें ये जो क्वेश्चन 27 है, ये जो क्वेश्चन 27 है, अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लग गए, तुम्हारे एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लग गए और तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई। Solution of sucrose is prepared. This assume ideal solution, calculate vapor pressure, calculate osmotic pressure, boiling point, freezing point. अब एग्जाम में देखो इतने ही तरह के तो न्यूमेरिकल आने हैं तुम्हें। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगा लिया तो तुम्हारी लाइफ है झींगा लाला। अगर तुमने ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे, वैसे तुम्हें सब करना है, पर अगर इन केस तुमने ये एक अकेला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया जिसको मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, तो तुम समझो तुम्हारे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन तो हो गए। तो तुम होमवर्क सॉल्व करो, कल मैं तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव पैकेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी के तो ठीक है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो मैं इसे ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये लो, अब तुमको दो क्वेश्चन ट्राई करना है। मैं अभी 2 मिनट में सॉल्व करता हूं, मेरे सॉल्व करने से तुम्हें फायदा नहीं होगा, डाउट्स कम आने चाहिए। जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा। जैसे ही तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जाओगे तुमसे बनेंगे। अब मैं तुम्हें सोल्यूशन चैप्टर पे 300-400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा जो तुम आराम से 5-7 घंटे में सॉल्व कर लेना। तो मैं नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा कॉलिगेटिव, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ूंगा, वांट ऑफ फैक्टर को जोड़ूंगा और फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करूंगा। अभी किसी को कोई डाउट है क्लास जो पढ़ाई है मैंने? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्लास थी। यहां से रीजनिंग या रियल लाइफ के ही एग्जांपल आने थे। तो एक बार तुम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें ये एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभी जो तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं बोर्ड, 2 स्टेज में हो रहा है, जो नवंबर वाला, तो ये जो सेमेस्टर आ रहा है उसमें ये चैप्टर आएगा, तो अपना सोल्यूशन कंप्लीट होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करने वाला हूं। मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूं, बिना एडिट करे, बिना कुछ करे मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। तुम्हें बाद में लगता है तुम वहां पर एक बार देख सकते हो। अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। परसों शाम को फिर मिलने वाले हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर ये लास्ट टॉपिक था इस पेपर का? हाँ, बस इसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ना है, अरेंज करना है, उनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर हम नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.